हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें यह पता है कि 1958 में यूएसएसआर ने मून को, चांद को एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देने का प्लान किया था। उड़ा देने का मतलब पूरे के पूरे चांद को खत्म करके गायब कर देना, हमेशा हमेशा के लिए। मतलब ठीक है, एटम बॉम्ब्स बना लिया तो मतलब कुछ भी उड़ा दोगे। मेरा मतलब यह है कि इन्हें शायद ये पता भी नहीं था कि अगर चांद को ये उड़ा देंगे तो इस वक्त जो हमारी इंसानी प्रजाति सांस ले रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ चांद के ही रहमो करम से है। उसका क्या होगा? समुद्र में मछलियां जो तैर रही है, बाहर इंसान जो घूम रहे हैं, पक्षियां जो चहक रहे हैं, कुत्ते जो भौंक रहे हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं, जेसीबी जो खुदाई कर रही है, ये सभी सिर्फ और सिर्फ चांद की वजह से ही चहक और महक पा रहे हैं। मतलब अगर बाय चांस भी चांद नहीं होता या फिर किसी वजह से चांद गायब हो जाए तो बॉस जो कहर, जो विनाश, जो प्रलय उठेगा वो दिल दहलाने वाला माहौल क्रिएट कर देगा। आप जिस विनाश के बारे में सोच सकते हो उससे 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज्यादा विनाश होना निश्चित है। और अगर बाय चांस अगर आपको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में ऐसे प्रलय और विनाशकारी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में सुनकर तुम भगवान से बस सिर्फ यही प्रार्थना करोगे कि भगवान कुछ भी हो, चाहे 10 एटम बॉम्ब गिरा दो या एसिड की बारिश ही करवा लो, लेकिन चांद को अपने जगह से हिलने भी मत देना। So friends, चलो अब डालते हैं नजर यूएसए के पहले बताए गए कारनामे पर। अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ एटम बॉम्ब की मदद से पूरे के पूरे चांद को उड़ा देने का प्लान किया था, पर एक प्रैक्टिकल लेवल पर क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब से इतने बड़े चांद को फोड़ पाना पॉसिबल है? वेल, इम्पॉसिबल तो नहीं, बट ये चीज पॉसिबल होना ही नामुमकिन के बराबर है। टेंशन नॉट, मैं इजी करके तुम्हें समझाता हूँ। देखो, मून का डायमीटर ही 3474 किलोमीटर है और अब तुम ही सोचो कितना बड़ा है ये। और अगर हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटम बॉम्ब दी जार बॉम्बा जो रशिया ने बनाया था उससे भी चांद को तहस नहस करने का प्लान भी करे तो हमें एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं बल्कि 600 बिलियन जार बॉम्बार्स की जरूरत पड़ेगी, वरना हम मून का बाल तक बाका भी नहीं कर पाएंगे। 1 या 2 या इवन 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने पर भी मून को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मून का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही अर्थ से कम है लेकिन फिर भी उतना ज्यादा है कि भले उसमें क्रैक्स आ गए हो फिर भी वो उसके एक भी पार्ट को खुद से अलग नहीं होने देगा। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्रैक्स की वजह से जुड़े हुए हर एक पार्ट को साथ में होल्ड करके रखेगा। मतलब चांद को फोड़ा जा सकता है पर उसमें बहुत ही मेहनत लगने वाली है। चलो हम नहीं फोड़ते हैं चांद को, बट व्हाट इफ चांद खुद ब खुद अपने आप फट जाए तो? और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? जिसने भी ये सोचा था उन्हें मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। चांद खुद से नहीं फूट सकता क्योंकि चांद के अंदर तो कोई लावा ही मौजूद नहीं है जो फट के बाहर निकले या कोशिश करे या फिर चांद को ही फोड़ दे। वक्त के साथ साथ चांद के अंदर का सारा लावा खुद ब खुद जमकर पत्थर बन गया है। लेकिन एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चांद एक दोपहरी घूम रहा था और एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आया और उस पर टूट पड़ा और एक धमाके में चांद विस्फोट हो गया। इस केस में ऐसा हो जरूर सकता है, बट चांद को फोड़ने के लिए वो एस्टेरॉइड काफी बड़ा होना चाहिए। और जिस साइज के एस्टेरॉइड की हम बात कर रहे हैं वैसे साइज के एस्टेरॉइड पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 3 हैं। अब ये एस्टेरॉइड्स है सीरीज जिसका डायमीटर 940 किलोमीटर है, और दूसरा है वेस्टा जिसका डायमीटर लगभग 500 किलोमीटर है, और तीसरा है पैलेस जिसका भी डायमीटर करीबन उतना ही है, यानी 500 किलोमीटर। पर ये सारे एस्टेरॉइड्स तो नेपट्यून के ऑर्बिट में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि उनका हमारे तक पहुंच पाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब चांद कभी फूटेगा ही नहीं? चलो कोई बात नहीं। एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेटिकली हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में हमने बहुत ही पावरफुल बॉम्ब्स बना लिए हैं और एक ऐसा बॉम्ब बना लिया है जो एक अकेला बॉम्ब पूरे के पूरे चांद को फोड़ने के काबिल है। अब शुरू होगी हमारी कहानी। सॉरी टू से, विनाश, सर्वनाश और सत्यानाश अब होगा कि आगे फ्यूचर में हमने ऐसे बॉम्ब्स बना लिए हैं जो मून को डिस्ट्रॉय करने के बिल्कुल काबिल है, तो क्या होगा? फ्रेंड्स, सारे एटम बॉम्ब्स के चांद पर गिरते ही जैसे चांद फटेगा तो जाहिर सी बात है चांद के सारे टुकड़े लाखों करोड़ों की तादाद में और कहीं नहीं जाएंगे बल्कि स्पेस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसके पास खुद ब खुद खींचे चले जाएंगे।
और चांद पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस किसका है? हमारे पृथ्वी का। और इसीलिए वो सारे टुकड़े लाखों करोड़ों की तादाद पे पृथ्वी पर बरस पड़ेंगे, जिसे हम मीटियोर शावर के रूप में देखेंगे। पर बात तो ये है ना कि ये कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोर नहीं है, और इसीलिए हम इसे लूनर शावर कहेंगे। और इसका हाशर कोई मामूली सा या साधारण सा या क्यूट सा मीटियोर शावर की तरह नहीं होगा, बल्कि बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी होगा, क्योंकि ऊपर स्पेस से हजारों लाखों की तादाद में जलते हुए पत्थर आग में लिपटे हुए भारी स्पीड में हम पृथ्वी वासियों पर गिरेंगे, और इसी के साथ पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज्यादा जीव यूं पलक झपकाते ही नष्ट हो जाएंगे, और दूसरे वो बचे होंगे उनका भी नाश बहुत ही नजदीक होगा, क्योंकि वो लोग तो और भी बुरी मौत मरेंगे। मतलब क्वाइट लिटरली वो लोग जल कर मरेंगे कि चांद के वो जो छोटे छोटे पत्थर जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाए होंगे, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब टेम्परेचर उतना इंक्रीज हो जाएगा कि हर जगह आग की लपटें उठेंगी, जो टेम्परेचर्स को इतना बढ़ा देगी कि उस टेम्परेचर को कोई भी जीव नहीं झेल पाएगा, और फिर उनका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा हमेशा के लिए। पर ये भयानक कहर से हम एक्चुअली में बच सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, ये लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को एक्स्ट्रा कैश की जरूरत है। बस इसीलिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इसका नाम है ओलिम्प ट्रेड। इसमें बस आपको ग्राफ को प्रेडिक्ट करना है। ये देखो कुछ इस तरह। मुझे लग रहा है कि ग्राफ अब ऊपर जाएगा, तो मैंने इस पर $100 लगा लिए और अब वेट करेंगे, और ये देखो हम $82 जीत गए। ओलिम्प ट्रेड एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पर आप मिनिमम $10 की ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको 24/7 एसेट्स अवेलेबल रहेंगे विद 0 विड्रॉवल कमीशन। जाओ जाके ओलिम्प ट्रेड ऐप डाउनलोड करो, यहाँ मेरा प्रोमो कोड यूज करो, जिससे आपको डिपॉजिट में 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर चांद के फूटने के बाद लूनर रॉक्स और डस्ट पृथ्वी पर ना आए, बल्कि पृथ्वी के अराउंड मीटियोर्स और डस्ट पार्टिकल्स बनकर घूमते रह जाए, यू नो वो रिंग की तरह जो सैटर्न के इर्द गिर्द होता है। अब आई नो इसके होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, बट फिर भी ये हो बिल्कुल सकता है। और अगर केस 2 के तौर पे ये हुआ, तो पता है क्या होगा? वेल, ज्यादा कुछ नहीं, बस पृथ्वी पे वापस से आएगी विनाश की एक और लहर। हाँ, सीरियसली, एंड आई मीन क्वाइट लिटरली, क्योंकि आज जो हमारे पृथ्वी में दिन का 24 घंटा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चांद के बदौलत है। मून का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के रोटेशनल स्पीड को कम कर रहा है, यानी कि घूमने की स्पीड को कम कर रहा है, और ये कोई मामूली सा स्पीड में डिक्रीज नहीं है, बल्कि 3 से 4 गुना ज्यादा कम कर रहा है स्पीड। मतलब अगर हम चांद को सीधा उड़ा दे, तो पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी, और पृथ्वी में एक दिन 6 से 7 घंटे का होगा। एंड आई नो ये तो कोई विनाशकाय प्रलय नहीं हुआ, और इसीलिए मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि अगर मून नहीं तो अर्थ की स्पीड इंक्रीज होगी 3 से 4 गुना। मतलब जो हवा चलेगी ना, वो 480 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चलेगी। और आज तक के सबसे खतरनाक हरिकेन्स के स्पीड के बारे में आपको पता है? 178 किलोमीटर्स पर आवर, जिसमें जो एरिया जो इफेक्ट हुआ था वो पूरी तरीके से तहस महस हो गया था। और फिर भी कहां 179 और कहां 480, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। इतनी तेज हवा में कोई भी पशु हो या पक्षी या इंसान जिंदा रह नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और सिर्फ वही जीव जिंदा रह पाएंगे जो जमीन के नीचे रहते हो, और इनको छोड़ के बाकी सारे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चांद के नष्ट होने के साथ साथ इंसानी प्रजाति का किसी भी तरीके से नष्ट होना निश्चित है। बट इस सिनेरियो में भी प्रलय तो अभी तक आया नहीं है, बल्कि आना बाकी है, क्योंकि जो ऊपर जो तूफान मचा है ना, वो रिंग वाला, ये तो बस सिर्फ एक शुरुआत है। अभी तक तो सिर्फ जमीन पे रहने वाले जानवरों और इंसानों का नाश हुआ है, पर पानी में रहने वाले जानवर तो बाकी है ना, है कि नहीं? वेल दोस्तों, उनका भी अंत नजदीक है। सफोकेशन की वजह से वो भी मारे जाएंगे बहुत जल्द। पानी में घुटन के मारे उनकी मौत होगी, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और कैसे? यू मे आस्क। वेल, इजी पीजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आप सभी ने सुना होगा कि मून के ग्रेविटेशन की वजह से समुद्र में लहरें उठती है, पर क्या तुम्हें यह पता है कि इन बड़ी बड़ी लहरों के वजह से आज सारे के सारे समुद्री जीव जिंदा हैं? आई एम श्योर नहीं पता होगा, तो मैं
वो किस लिए? वेल, तो ये सुनो, हमें ये पता है कि वाटर और एयर के बीच में कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहता है, और सिंपली कहे तो हवा से पानी में ऑक्सीजन मिल जाता है। पर ये तो सिर्फ सतह के पानी के साथ हो रहा है, नीचे गहरे वाले पानी में तो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और इसी एग्जैक्ट वक्त काम आता है हमारे चांद का। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब लहरें उठ के गिरती है, तब सतह पर मौजूद पानी नीचे गहराई में चले जाता है और नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, और इसी की वजह से वाटर करंट्स बनते हैं, और ऐसा ये पूरे के पूरे समुद्र में होता है। और फिर ही समझ लो समुद्र में जितनी भी प्रजातियां हैं वो ऐसे करके जिंदा रह पाती है। पर अब आएगा ना कहानी में ट्विस्ट कि जब चांद को हमने फोड़ दिया है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नहीं, मतलब लहरें उठेंगी नहीं, टाइड्स नहीं होंगे और ऑक्सीजन एक्सचेंज भी नहीं होगा। और फिर सीधी सी बात है, उस पानी के अंदर मौजूद जितने भी जीव जंतु है वो धीरे धीरे घुटन के मारे मरने लगेंगे। पर गौरव भाई, प्रलय तो आया नहीं, और प्रलय के बिना ही सारे प्रजातियां नष्ट हो गए, तो प्रलय की क्या जरूरत? बट ऐसा है नहीं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और भी खतरनाक होगा। जैसे कि हमें ये पता है कि हमारे पृथ्वी का रोटेशनल एक्सेस प्योरली वर्टिकल नहीं बल्कि हमारे धरती से 2.35 डिग्री टिल्टेड है, और अगर देखा जाए तो ये टिल्ट जरूरी भी है, क्योंकि इस टिल्ट के वजह से ही तो हमारे पृथ्वी में अलग अलग किस्म के मौसम हो पाते हैं। और ये टिल्टेड या कह सकते हैं टेढ़े पोजीशन को मेंटेन करके रखता है हमारा मून। हाँ, सही सुना, पर जानते नहीं हो कैसे? वेल, बताता हूँ। जब भी हम कोई स्फेरिकल बॉल को घुमाते हैं तब क्या होता है? पहले तो कुछ देर वो सीधा घूमेगा, पर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो किसी भी एक साइड पे लुढ़कते जाएगा। और ये सेम चीज हो सकती है हमारे पृथ्वी के साथ भी। पर असल में होता ये है कि चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमारे अर्थ को 23.5 डिग्रीज पे होल्ड करके रखा है, और वो पृथ्वी को ना लेफ्ट की ओर और ना ही राइट की ओर लुढ़कने देता है। यानी टेक्निकल भाषा में बोला जाए तो एक्सियल टिल्ट ना ही बढ़ने देता है और ना ही घटने देता है। बट अगर हम चांद को फोड़ देंगे तो हमारे इस एक्सियल टिल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं होगा। और फिर होगा ये कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट और बढ़ जाएगा, यानी कि अब हमारी पृथ्वी और झुक जाएगी। और अब पृथ्वी किस साइड टिल्ट होगी, कितना टिल्ट होगी और कैसे गिरेगी, ये आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ये बात तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी कि अब से पृथ्वी पे या तो ना कोई सीजन होगा या फिर सारे मौसम एकदम से एब्रप्टली चेंज होने लगेंगे। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सन के अराउंड रिवॉल्व करते वक्त कभी हम सन से काफी नजदीक होंगे और कभी काफी दूर, और इस डिस्टेंस चेंज की वजह से सन के गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट भी हमारे पृथ्वी पे चेंज होते रहेगा। मतलब अगर अर्थ सन से नजदीक होगा तब उसका एक्सियल टिल्ट काफी ज्यादा होगा, और जब अर्थ सन से दूर होगा तब एक्सियल टिल्ट कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, और इसीलिए भाई पृथ्वी पे कौन सा मौसम आएगा कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता। और जब अगर ज्यादा एक्सियल टिल्ट होगा तब हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ पोल सन के सामने हमेशा के लिए एक्सपोज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, वहां पर कभी भी रात ही नहीं होगी और हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ पोल कुछ ही दिनों में पिघल जाएगा। और अगर जस्ट इमेजिन उतनी सारी बर्फ एक साथ पिघल गई तो बॉस सी लेवल तो असीमित रूप से बढ़ जाएगा। आ गया ना कहर। सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे आइलैंड, सारे देश, सारे सिटीज, जितने भी जमीन इस पृथ्वी पे मौजूद है, सब कुछ इस गहरे पानी में समा जाएगा। और आज जो वो हमारी पृथ्वी स्पेस से ब्लू बॉल विथ लैंड नजर आती है, वो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल बन के रह जाएगी। इतना कुछ विनाश के बाद भी कुछ और रह गया। हाँ, बची रह गई है ना एक छोटी सी चीज। अब जब चांद ही रहा नहीं तो चांद का ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं रहेगा, और इसी वजह से अब हमारे पृथ्वी पे सन के साथ साथ दूसरे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इन्फ्लुएंस होने लगेगा। मान लो मार्स जो हमारा सबसे नजदीक का ग्रह है, उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज्यादा रहा तो हमारे अर्थ का ऑर्बिटल पाथ डिफ्लेक्ट तक हो सकता है, और अब हम कौन से ऑर्बिट में घूमेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए अब हमारी पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह से या किसी दूसरे एस्टेरॉइड से कभी भी टकरा सकती है, और कभी भी पृथ्वी के चिथड़े उड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस थॉट एक्सपेरिमेंट से ये बात तो बिल्कुल निश्चित हो जाती है कि चांद के ना होने से ऐसे ना तो वैसे अर्थ का भी लगना बिल्कुल निश्चित है। तो खुश जरूर होना कि चांद वहां पर मौजूद है और तुम्हें देख के स्माइल
शेयर कर रहा है। सो अब फ्रेंड्स, तुम्हें अगर चांद की अहमियत पता चल चुकी है तो एक लाइक जरूर हिट करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको ऐसे ही ज्ञान भरे, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस देखना है तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑलवेज का ऑप्शन सिलेक्ट करके, और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट हमेशा आपको आती रहेगी। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।